गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो सीएस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में है। आज का टॉपिक रिलेटेड है पेपर नंबर 1 से, दैट इज जूरिस्प्रूडेंस जनरल लॉ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं डायरेक्टली जंप करूंगी चैप्टर नंबर 2 से, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में अभी पता नहीं चलेगा। पूरा का पूरा ये पेपर फिनिश हो जाने के बाद इट विल बी इजी। सो आई विल डायरेक्टली जंप टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको जैसे पता होगा कि इट कम इनटू फोर्स इन जनवरी 1950। अब बहुत इजी टॉपिक है, जो जनरल चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। हमने अक्सर सुना है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस एक्सेट्रा। सो इट इज ऑल अबाउट ये सारी चीजें हमें कैसे मिली है। हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है मतलब क्या कि वी कैन freely move around, we have a freedom of speech, we have a freedom of movement। ये सारी चीजें, ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी इंडिया का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक्ट होता है तो उसमें जैसे सेक्शंस होते हैं 1, 2, 3, 4, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यानी हमारे इंडियन संविधान में ये आर्टिकल्स है, जिसमें हमें हमारे क्या राइट्स है, राइट्स यानी हमारे क्या अधिकार है, हम इंडिया के एज अ सिटीजन हमारे क्या क्या अधिकार हमें दिए हुए हैं, वो सारी चीजों के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। स्टार्ट करूंगी इम्पोर्टेंट पॉइंट से, जनरली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं। तो फर्स्ट वन इज डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिबिलिटी। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सिविलिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में कमेंस हुआ था, लेकिन उसके पहले भी तो बहुत सारे एक्ट होंगे, लॉज होंगे, तो वो सारे एप्लीकेबल होंगे कि नहीं एप्लीकेबल होंगे, ये एक क्वेश्चन है। तो ये चीजें कैसे डिसाइड होती है? अगर वो लॉ या वो एक्ट अगर कंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग है, तो दैट लॉ इज कम्प्लीटली वैलिड, वो पूरा वैलिड है, वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, मतलब सिटीजन के राइट से इनकंसिस्टेंट है, या किसी सिटीजन के राइट्स को वो कंसिस्टेंट नहीं होता है, तो उस लॉ को क्या माना जाएगा? उस लॉ को वॉइड माना जाएगा, मतलब वो लॉ एप्लीकेबल होगा नहीं। बट अगर ऐसा है कि लॉ का कुछ पार्ट जो है वो कंसिस्टेंट, सिविलिबिलिटी मतलब अगर हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, सिवियर कर सकते हैं, कुछ पार्ट जो है वो कंसिस्टेंट है और कुछ पार्ट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, और हम उसे अलग अलग कर सकते हैं। तो जो कंसिस्टेंट पार्ट है, दैट इज कंसिस्टेंट मतलब किस चीज से कंसिस्टेंट? फंडामेंटल राइट से, यानी फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग है, तो उतने पार्ट को वैलिड माना जाएगा, और बाकी का जो पार्ट जो इनकंसिस्टेंट है उस पार्ट को वॉइड माना जाएगा। इन शॉर्ट 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर जो लॉ बना है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग है तो वो लॉ को वैलिड माना जाएगा, कंप्लीटली वैलिड। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बना गया है वो इनकंसिस्टेंट है और हम सिवियर नहीं कर सकते, हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो दैट लॉ विल बी इनवैलिड, वो एप्लीकेबल होगा नहीं। थर्ड पॉइंट इज, अगर कुछ लॉ ऐसा है जो डिवाइड हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, सिवियर हो सकता है, तो जो पार्ट कंसिस्टेंट है उसे हम वैलिड मानेंगे, और जो पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं है उतना पार्ट आपको इनवैलिड मानना है। दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिबिलिटी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। अब सेम चीजें ही है, सिविलिबिलिटी की तरह ही है, फर्क इतना है, सेम चीज कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के जो लॉ है वो हम मतलब अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, पर दे आर नॉट डेड ऑल टुगेदर, क्योंकि जब वो बने थे तब वो परफेक्टली फाइन थे, सही थे।
पर कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद वो लॉ क्या हो गए, वो लॉ उसके शैडो में आ गए। शैडो में आ गए मतलब क्या, कि अगर वो चीज इनकंसिस्टेंट है तो उसे एप्लीकेबल नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट है तो उसे कंप्लीटली वैलिड मानी जाएगी और एप्लीकेबल मानी जाएगी। अब सेम एक एग्जाम्पल है कि एक लॉ था, मोटर व्हीकल लॉ था, जिसमें ऐसा था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आया था वो एक्ट, वो लॉ। उसमें ऐसा कहा गया था कि जो गवर्नमेंट है वो एंटायर इंडस्ट्री ले लेगी ट्रांसपोर्ट की। ये जब लॉ था तब कंप्लीटली बना था, तब कंप्लीटली फाइन था, एकदम परफेक्ट था। पर जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला जाता है कि सिटीजन हैव अ फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। तो इसीलिए ये लॉ क्या बन गया, ये लॉ इनकंसिस्टेंट बन गया। तो इसका मतलब ये है, ये फंडामेंटल राइट्स को ये एंश्राइन करता है, इसीलिए हम ये लॉ को गलत, इसे एप्लीकेबल करेंगे नहीं। यानी ये लॉ कम्प्लीटली गलत भी नहीं है, बट फंडामेंटल राइट्स के आने के बाद ये उसके शैडो में आ गया। मतलब अब जो चलेगा वो फंडामेंटल राइट्स चलेगा, उसके बेसिस पे ही जजमेंट की जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। वेवर का मतलब ये होता है छोड़ देना। छोड़ देना मतलब यानी अपने राइट्स को गिव अप कर देना। तो इसका मतलब ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, राइट्स ऑफ इक्वालिटी, राइट्स ऑफ जस्टिस एक्सेट्रा। अगर हम ये चीजों को, ये राइट का फायदा नहीं लेना चाहते, अगर ये राइट्स को हम गिव अप करना चाहते हैं तो आप गिव अप कर सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो कि मुझे घूमना नहीं है, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, इट्स ओके। बट आप राइट्स को वेव कर सकते हो, गिव अप कर सकते हो, बट दैट शुड बी वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब आप किसी के फोर्स में आके ये नहीं कर सकते हो। तो राइट्स को फॉलो करना या अपने राइट्स का इस्तेमाल करना या नहीं करना वो आपका डिसीजन है। आप चाहो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो अपने फंडामेंटल राइट्स को गिव अप कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो इट इज कंप्लीटली अलाउड। नेक्स्ट पॉइंट है राइट ऑफ इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल नंबर 14। अब उसमें ऐसा बोला जाता है कि हर एक सिटीजन के पास इक्वालिटी है। इक्वालिटी है मतलब हर एक सिटीजन को इक्वली ट्रीट होने का हक है। मतलब कहीं पे भी अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ, फेवरेटिज्म हो रहा है आपके साथ, तो दैट इज इलीगल। किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, कलर के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना वो अलाउड नहीं है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हम बहुत बार स्कूल एंड कॉलेजेस में जाते हैं या बहुत जॉब्स वगैरह के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब कुछ पोस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ पोस्ट रिजर्व होती है या कुछ सीट्स रिजर्व होती है, तो दैट इज अलाउड या नहीं? तो वो कम्प्लीटली अलाउड है। मतलब अगर आप किसी माइनॉरिटी को, अगर आप अलग क्लास या कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो और उन्हें सुपीरियरिटी दे रहे हो तो दैट इज अलाउड, पर और किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना दैट इज नॉट अलाउड। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, तो दैट इज कम्प्लीटली इलीगल थिंग। पर क्लासिफिकेशन ऑलरेडी करके रखा है। अगर गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो आगे बढ़े, उसके लिए अगर कोई प्रोविजन रखा है तो दैट इज कम्प्लीटली अलाउड। अब बात आती है टेस्ट ऑफ वैलिड क्लासिफिकेशन, मतलब किस तरह का क्लासिफिकेशन करना अलाउड है और किस तरह का अलाउड नहीं है। तो क्लासिफिकेशन अगर कुछ पर्टिकुलर लॉजिक के बेसिस पे किया हो, अगर क्लासिफिकेशन रैशनल हो तो इट इज कम्प्लीटली फाइन। नेक्स्ट थिंग, अगर क्लासिफिकेशन किसी पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन, मतलब कि ये कैटेगरी है, वो कैटेगरी है, उस कैटेगरीज के बेसिस पे किया है तो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। थर्ड थिंग इज क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे हो सकता है, तो ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे हो सकता है क्लासिफिकेशन, एजुकेशन के बेसिस पे हो सकता है एक्सेट्रा। मतलब अगर सपोज करो कि हम स्कूल में जाते हैं, रैंकिंग्स मिलती है, तो दैट इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन। तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो सही चीज है, दैट इज अलाउड। अगर हम कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जाते हैं और अगर कुछ सीट रिजर्व रखी है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप के लिए, तो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली वैलिड थिंग, क्योंकि वो बैकवर्ड सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए, प्रमोट करने के लिए किया है, तो दैट इज अ वैलिड थिंग।
नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल नंबर 15, दैट इज प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मतलब वापस से वही चीज आ रही है, आप रिलीजन के बेसिस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, एक्सेट्रा, इन सब चीजों के बेसिस पे आप कभी भी डिस्क्रिमिनेशन करो, ऐसी चीज अलाउड नहीं है। बट अगेन वंस अगेन सेम थिंग, इसका एक एक्सेप्शन है। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए या बैकवर्ड क्लास के लिए या ट्राइबल एरियाज वालों के लिए कुछ प्रोविजन रख रहे हो उनको प्रमोट करने के लिए, तो दैट इज अ कंप्लीट वैलिड थिंग, दैट इज कंप्लीटली अलाउड। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब सेम थिंग, वही चीजें हैं। अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो आपके साथ कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो दैट इज इलीगल। आप चाहो तो रिपोर्ट कर सकते हो इस बारे में। पर वापस से वही चीजें, एक एक्सेप्शन है। अगर कुछ पोस्ट कुछ कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी हुई है, उनके प्रमोशन के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, तो दैट इज वैलिड थिंग। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 18, दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल। ये फंडामेंटल राइट से ज्यादा एक काइंड ऑफ प्रोहिबिशन है। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे टाइटल्स दिया करते थे कि राय बहादुर साहब या राज बहादुर एक्सेट्रा। तो ये सारे टाइटल्स अभी आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे टाइटल्स देना अलाउड नहीं है। मतलब किसी को भी सुपीरियर बनाना और किसी क्लास को इंफीरियर बनाना, दैट इज कम्प्लीटली इलीगल। लेकिन superiority on the basis of rank, superiority on the basis of post in military, that is completely valid। ये exception है। मतलब अगर आप स्कूल में रैंकिंग दे रहे हो तो वापस उसमें भी तो ऐसा आ गया कि ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, वो कम्प्लीटली वैलिड है, वो रैंकिंग के बेसिस पे है। सो वो इंटेलिजेंस के बेसिस पे है, तो वो चीजें अलाउड है। स्कूल में रैंक देना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कुछ चीजें रिजर्व करना, तो दैट इज वैलिड। मिलिट्री में भी बहुत सारे ऐसे टाइटल दिए जाते हैं, कर्नल दिस 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 एंड लेफ्टिनेंट दिस दिस दिस, तो दैट इज ऑल्सो वैलिड। मिलिट्री में और एकेडमिक चीजों में ये सारे टाइटल देना वो वैलिड है। लेकिन राज बहादुर, राय बहादुर साहब, वो सारे टाइटल देना, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, दैट इज इलीगल थिंग। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, दैट इज फ्रीडम। ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है कि हमारे पास कौन सी फ्रीडम्स है। तो हमारे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू डू एनी बिजनेस और ट्रेड, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन पीसफुली, फ्रीडम टू associate at some place peacefully without any arms and without any equipments and like that। तो ये सारे फ्रीडम है। हम चाहे तो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो चाहे वो बोल सकते हैं। अगेन एक एक्सेप्शन, आप किसी के बारे में भी गलत चीज नहीं बोल सकते। हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में आप कुछ गलत चीजें नहीं बोल सकते, वो सारी चीजें एक्सेप्शन है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीचेस का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी बोल दो, किसी के बारे में कुछ भी गलत बोल दो, दैट इज कम्प्लीटली इनवैलिड थिंग, दैट इज कम्प्लीटली इलीगल। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब क्या कि अगर आपको पुलिस पकड़ के लेके जाती है या कुछ भी होता है तो आपको बोलने का एक मौका दिया जाता है, तो दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप जहां घूमना चाहते हैं, जहां जाने चाहते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आपको कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी, एक्सेप्ट कि आपने अगर कुछ क्राइम वगैरह किया है तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज आपको कोई एसोसिएशन फॉर्म करना है, स्कूल में कोई एसोसिएशन फॉर्म करना है या कोई प्रोफेशनल बॉडी है उसका एसोसिएशन फॉर्म करना, तो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली लीगल। अगर आप इलीगली अगर आप कोई एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं, अगर आप कोई कम्युनिटी के बेसिस पे कोई भी तरीके का एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, दैट इज एन इलीगल थिंग। मतलब अगर आप सही चीजें कर रहे हैं तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम टू कैरी आउट एनी बिजनेस है। लेकिन अगर आप इलीगल काम कर रहे हो, किसी के बारे में गलत बोल रहे हो, किसी को अगर कोई पब्लिक ऑर्डर के प्लेस पे या गवर्नमेंट ऑफिस है वहां जाके कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो या कुछ गलत इलीगल काम कर रहे हो, तो वो चीजें अलाउड नहीं होगी। ये सारी चीजें एक एक्सेप्शन है।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, दैट इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, टेंशन का मतलब होता है कैद करना, जेल में बंद करना। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि किसी पर्सन को लॉकअप में रखना, जेल में रखना, इसके लिए नहीं कि उसने कोई क्राइम किया है, पर इस चीज के लिए, इस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे कि वो शायद फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकता है। इसका मतलब ये है कि किसी को लॉकअप में रखना, जेल में रखना, उसने क्राइम किया है उसके लिए नहीं, पर उसे प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो कोई ऐसा काम ना कर बैठे जिससे किसी को हार्म हो सकता है या जिससे किसी की लाइफ को खतरा हो सकता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अलाउड, बट वो कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स के बेसिस पे होना चाहिए। कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए किसी को पकड़ के रखने के लिए। जेल में डाल, ऐसे ही किसी को भी आप जेल में नहीं डाल सकते हो, कुछ रीजन होने चाहिए। तो उसके बेसिस पे आप चाहो तो बिना किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है उसके बिना भी आप उसे जेल में डाल सकते हो, बट ऑन अ रीजनेबल ग्राउंड्स। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, जेल में कब तक रख सकते हो उसे, तो ये चीज है कि उसे 3 मंथ से ज्यादा नहीं रख सकते हो। बिना कोई रीजन के आप उसे 3 मंथ से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते हो। सेकेंड थिंग, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि हमें शक है कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, लेकिन उसे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपनी बात रखने की कि कुछ ऐसा है, शायद हो सकता है कि वो कोई गलत बेसिस पे उसे हमने पकड़ा हो या ऐसा कुछ, तो उसे रिप्रेजेंटेशन देने की, यानी उसे अपनी बात रखने की एक अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन इन शॉर्ट मतलब क्या, किसी ने कुछ जुर्म नहीं किया है, किसी ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, पर इस पॉसिबिलिटी पे कि अगर उसे हमने खुला रखा तो वो क्राइम कमिट कर सकता है, इसीलिए उसे जेल में बंद रखा जाता है। तो दैट इज कॉल्ड अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब हम बात करेंगे रिट के बारे में। रिट्स क्या होती है? रिट्स एक काइंड ऑफ कमांड होती है जो हाई कोर्ट इशू करता है। वो किसी के भी अगेंस्ट इशू कर सकता है, कोई भी अथॉरिटी, या वो पुलिस अथॉरिटी हो या वो लोअर बॉडी हो या वो किसी तरह की कोर्ट हो, उसके अगेंस्ट इशू कर सकता है कुछ चीजें करवाने के लिए, कुछ काम करवाने के लिए या कुछ एक्शंस लेने के लिए, या उन लोगों ने ऑलरेडी कोई ऐसे एक्शन लिए हैं जो गलत है, उसे रोकने के लिए रिट इश्यू होती है। मतलब रिट मतलब क्या होता है? रिट एक काइंड ऑफ कमांड है कुछ काम करवाने के लिए या कोई चीज रोकने के लिए, जो हाई कोर्ट इश्यू करती है लोअर अथॉरिटी को। लोअर अथॉरिटी को मतलब वो पुलिस अथॉरिटी भी हो सकती है या और कोई टाइप ऑफ अथॉरिटीज भी हो सकती है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिट की। देर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट: रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन एक्सेट्रा। फर्स्ट जो रिट है वो है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब ये होता है कि हर एक पर्सन के पास एक पर्सनल लिबर्टी है। अगर किसी पुलिस अथॉरिटी ने किसी पर्सन को बिना कोई रीजन के डिटेन करके रखा हुआ है बहुत टाइम से, तो कोर्ट चाहे तो वो रिट इशू कर सकती है अगेंस्ट दैट पुलिस अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी, कि वो रीजन जानने के लिए कि आपने इस पर्सन को क्यों डिटेन करके रखा है। और अगर पुलिस अथॉरिटी के पास कोई रीजन नहीं है तो वो पर्सन को फ्री करना जरूरी हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोर्ट चाहे तो किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट रिट इशू कर सकती है, कमांड इशू कर सकती है टू शो द रीजन व्हाई दे हैड डिटेन दैट पर्टिकुलर पर्सन। एंड इफ दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रीजन, अगर उनके पास कोई भी रीजन नहीं है उसे पकड़ के रखने का, तो उसे फ्री कर देना पड़ेगा उसे। अब ये चीज, ये एप्लीकेशन कौन दे सकता है? तो जो पर्सन, अफेक्टेड पर्सन है जिसे डिटेन करके रखा है या उसका कोई रिलेटिव है, तो वो चाहे तो वो कंप्लेन कर सकता है। उसके बेसिस पे हाई कोर्ट वो रिट को इशू करेगी। और अगर कोई रीजन नहीं है उसे पकड़ के रखने का, डिटेन करके रखने का, तो वो अथॉरिटी को, वो पर्सन को फ्री करना पड़ेगा। दैट इज द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट रिट है दैट इज रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कमांड करना। मतलब अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है जो अपना काम नहीं करती है, जो उसके अकॉर्डिंग उसे पब्लिक ड्यूटी करनी चाहिए, पर उसने अगर वो काम नहीं किया है, तो हाईकोर्ट उसे डायरेक्ट कर सकती है काम करने के लिए कि जो आपका काम है वो आपको वो काम फिनिश करना पड़ेगा, ये आपकी पब्लिक ड्यूटी है।
तो रिट ऑफ मैंडेमस मतलब क्या होता है, कमांड करना। कमांड करना मतलब कुछ उन्हें ड्यूटी करने के लिए उन्हें बोलना कि ये आपकी ड्यूटी है, आप नहीं कर रहे हो तो ये आपको करना है, तो उस चीज के लिए कमांड करना, दैट इज रिट ऑफ मैंडेमस। पर ये चीज याद रखना जरूरी है कि हम प्रेसिडेंट को या गवर्नर को इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं होती है, मतलब उनके अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं होती है, बाकी किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ये रिट इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। वो जनरली कोर्ट्स के लिए इशू होती है कि अगर कोर्ट ने कोई ऐसा केस लिया है जो उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। जुरिस्डिक्शन में नहीं आता मतलब क्या, अगर सपोज करो कि केस है क्रिमिनल का और सिविल कोर्ट में जा रहा है, या सिविल कोर्ट का केस है जो क्रिमिनल कोर्ट में चला गया है, तो ये रिट इशू कर सकता है हाई कोर्ट उन कोर्ट के अगेंस्ट, ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करना है। जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करना है मतलब जो उनकी बाउंड्री है, जो उनकी लिमिट है, उसके अंदर काम करना है, उससे ज्यादा वाला काम उन्हें नहीं करना है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब रोकना, ताकि वो अपने जुरिस्डिक्शन से ज्यादा का काम ना करे, एक्सेस काम ना करे, मतलब उनका जो जुरिस्डिक्शन है उन्हें उतना ही काम करना है, उससे ज्यादा का काम नहीं करना है। नेक्स्ट रिट इज रिट ऑफ सर्ट्यूररी। वो सेम है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन की तरह ही है। अगर कोई लोअर कोर्ट है, अगर उसने कोई केस ले लिया, डिसीजन सुना दिया और वो चीज उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है, तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो हाई कोर्ट चाहे तो उसके डिसीजन को कम्प्लीटली स्क्वैश कर सकता है और वो पूरा का पूरा केस खुद की तरफ मोड़ सकता है, यानी वो हाई कोर्ट वो केस को ले सकता है। मतलब सर्ट्यूटरी का मतलब ये होता है कि अगर लोअर कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन से एक्सेस में काम किया है, उसके जुरिस्डिक्शन में जो चीज नहीं आती है उसके बारे में डिसीजन सुनाया है, तो वो चीज को गलत माना जाएगा और हाई कोर्ट डायरेक्टली चाहे तो वो केस को अपने पास लेके वो अपना डिसीजन कर सकती है। तो दैट इज अ रिट ऑफ सर्ट्यूटरी। नेक्स्ट इज रिट ऑफ को वारंटो। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस है, यानी कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, और गवर्नमेंट ऑफिस में जो पर्सन केपेबल है उसी को ही काम करना चाहिए। अगर कोई किसी और के नाम पे अगर कोई दूसरा इंसान आके काम कर रहा है, वहां जॉब कर रहा है, वहां ड्यूटी कर रहा है, तो दैट इज इलीगल। तो उसके अगेंस्ट रिट इशू हो सकती है। वो रिट को बोला जाता है को वारंटो। मतलब उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है वो ऑफिस को, वो पब्लिक ऑफिस को, गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करने का, तो ऐसे बाहर के बंदे को चाहे तो गवर्नमेंट उसे हटा सकती है। मतलब कोई भी अनक्वालिफाइड पर्सन किसी भी गवर्नमेंट ड्यूटी पे या किसी भी पब्लिक ड्यूटी पे वो काम कर सकता नहीं है। अगर वो अशर पर है, अगर वो कोई बाहर का आदमी है, किसी और के नाम से काम कर रहा है, तो दैट इज कम्प्लीटली इलीगल। तो उस पर्सन को वहां से, उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। दैट इज द रिट ऑफ को वारंटो। Thank you guys so much for watching the video. Please do like, share and comment, and thanks for watching.